हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो डॉयच, जो कि क्लास 6 के लिए पढ़ाई जा रही है। तो हेलो डॉयच में जो फर्स्ट मॉड्यूल था उसमें 4 वीडियोस मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। आज हम देखने वाले हैं मॉड्यूल ज़्वाय का लेक्सियन ज़्वाय, जो कि है आइन बेजूक। तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ग्रामर का एक पार्ट जो कि है पर्सनल प्रोनोमेन। ओके, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, तो जर्मन में प्रोनाउंस कैसे कैसे होते हैं वो एक बारी हम आज के इस वीडियो में दिखेंगे। सबसे पहले जैसे आप चार्ट देख पा रहे हैं, इसमें 3 केसेस मैंने यहाँ पे सामने लिखे हैं। सबसे पहला है नॉमिनेटिव केस, ये देख सकते हैं आप रेड कलर में, नॉमिनेटिव केस। दूसरा है हमारा अक्यूजेटिव केस और तीसरा है हमारा डाटिव केस। ओके, तो पहले आपको ये बता दूं कि ये काफ़ी दिखने में एकदम कम्बरसम लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट ऐसा है नहीं। आपको अभी क्लास 6 के लिए नॉमिनेटिव केस ही पढ़ना है। ओके, ये फर्स्ट केस आपको पढ़ना है, सेकेंड केस और थर्ड केस अभी आपको नहीं पढ़ना है। ओके, सो डोंट वरी। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि केसेस हमारे पास ये सारे केसेस हैं। ओके, अभी एक केस इसमें मैंने नहीं लिखा है। तो ये हमारे जो है इम्पॉर्टेंट केसेस होते हैं जिसके पर्सनल प्रोनाउंस हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो अब ये आपको इस क्लास 6 के लिए सिर्फ नॉमिनेटिव केस को समझना है। ओके, डाटिव केस और अक्यूजेटिव मैंने क्यों लिखा है ये आपको वीडियो में पता चलेगा, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले समझते हैं कि नॉमिनेटिव केस में पर्सनल प्रोनाउंस कैसे होते हैं। तो इश, डू, एर, जी, एस, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी अभी तक देखी हैं, है ना। काफ़ी टाइम से मैं अपनी वीडियोस में पोस्ट करती हूँ। इश का मतलब होता है आई, डू का मतलब होता है यू, एयर का मतलब होता है ही, जी का मतलब होता है शी और एस का मतलब होता है इट। इसमें तो कोई नई चीज़ नहीं है। जो पहली बार देख रहे हैं शायद उन लोगों को ये नया लगे, मगर जो इसको मेरे पुराने वीडियोस को और मुझे फॉलो करते हैं, मेरे पुराने सारे वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि ये क्या होते हैं। ओके, इसी तरीके से प्लूरल में वी होता है वी, ईयर का मतलब होता है यू ऑल, या तुम सब। और हमारा जी दो तरीके के होते हैं, एक इनफॉर्मल और एक फॉर्मल। जी, छोटा जी जो होता है उसका मतलब होता है दे ऑल, और जो बड़ा एस लिखा जाता है उसका मतलब होता है यू, यानी कि आप, है ना। राइट, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। ओके, तो नई नहीं है। ओके, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस हम लोग पहले इंग्लिश में कैसे, ये हम देख लेते हैं कि हम लोग इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं, तो आपको इसको जर्मन में भी आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको मैं ये एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ नंबर आइंस, अगर मैं बोलूँ टीना इज प्लेइंग एंड आफ्टर दैट टीना विल गो टू होम। ओके, ये देखिए एक छोटा सा सेंटेंस है, टीना इज प्लेइंग एंड आफ्टर दैट टीना विल गो टू होम। टीना खेल रही है और खेलने के बाद आफ्टर दैट, उसके बाद टीना विल गो टू होम, टीना घर जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमने जो यहाँ पे हमारा डूअर है, जो काम कर रहा है वो कौन है, जो नाउन है वो कौन है, वो है टीना। ओके, क्योंकि टीना क्या कर रही है, प्लेइंग। ओके, प्लेइंग हमारा यहाँ पे वर्ब है, टीना इज प्लेइंग। ओके, और इज भी हमारा यहाँ पे वर्ब है। राइट, टीना ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा एक रेगुलर वर्ब हो गया है। टीना इज प्लेइंग एंड, ये कंजुगेशन है, दो सेंटेंस को उसने जोड़ दिया। एंड आफ्टर दैट टीना नाउन विल गो टू होम। तो यहाँ पे हमारा टीना दो बारी आया है, यहाँ पे टीना को मैं नाउन लिख देती हूँ क्योंकि ये करता है और यही सेंटेंस का मेन ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, जो कि काम कर रहा है। टीना इज प्लेइंग एंड आफ्टर दैट टीना विल गो टू होम। अगर मुझे यही सेंटेंस रिप्लेस करना है पर्सनल प्रोनाउन से, क्यों, क्योंकि मैंने सेंटेंस में दो बारी टीना टीना लिखा है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं टीना टीना ना लिखूँ, मैं इसको रिप्लेस कर दूँ। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारा नाउन रिप्लेस हो जाता है किसी
दूसरे शब्द से। ओके, इस केस में हम इसको रिप्लेस करेंगे, तो जो दूसरा शब्द हम लोग रिप्लेस करते हैं उसी को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, अब हम इस नाउन को जहाँ जो कि इस केस में टीना है, हम उसको रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह पे हम उसको एक पर्सनल प्रोनाउन देंगे, उसका जेंडर देख के, ठीक है, कि वो कौन से जेंडर, नाउन तो है पर उसका जेंडर क्या है, उसके हिसाब से हम लोग उसको एक पर्सनल प्रोनाउन देंगे। और ओके, क्योंकि हम लोग जर्मन में जनरली हम लोग जेंडर बेसिस ग्रामर है, जेंडर देखना पड़ता है, लड़का है लड़की है, न्यूटर जेंडर है, ठीक है, ये प्लूरल है, उसके हिसाब से फिर हम उसको पर्सनल प्रोनाउंस दे देते हैं। इस केस में हम लोग इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, पहले इंग्लिश से समझ लीजिए। टीना इज प्लेइंग, तो हम बोलेंगे शी, क्योंकि टीना जो है लड़की है इसलिए हम लोग इसमें यूज करेंगे शी। शी इज प्लेइंग एंड आफ्टर दैट, या आफ्टर प्लेइंग एंड आफ्टर दैट, फिर से टीना को हम लोग क्या करेंगे, रेपिटिशन नहीं करेंगे। जनरली जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो रेपिटिशन तोड़ने के लिए होते हैं। अगर टीना को लेके मैं इसमें 50 सेंटेंस लिख लूँ कि आफ्टर दैट टीना विल गो होम, आफ्टर दैट टीना विल स्लीप, आफ्टर दैट टीना विल ईट, तो हम बार बार ही टीना 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 नहीं बोलेंगे, हम उसके लिए एक प्रोनाउन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे शी इज प्लेइंग एंड आफ्टर दैट शी विल go to home, या she will go to her home, हर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना, she will go to her home। तो इस केस में हमने पर्सनल प्रोनाउन, नाउन को किससे रिप्लेस कर दिया, पर्सनल प्रोनाउन से। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, यहाँ पे नाउन जो है वो रिप्लेस हो गया किससे, हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन इस केस में हो गया हमारा शी। ओके, शी इज प्लेइंग एंड आफ्टर दैट शी विल गो टू हर होम। अब हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं कि टीना खेल रही है, तो हिंदी में हम बोलते हैं वह खेल रही है, वह खेल रही है, और खेलने के बाद फिर से हम बोलेंगे वह अपने घर जाएगी, अपने घर को जाएगी। ठीक है, वह। तो इस केस में अगर हम देखें कि जेंडर यहाँ पे शी, यहाँ पे देखिए हमने शी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ARZS। आप हमेशा कॉन्जुगेशन में पढ़ते हैं इश बिन, अगर जाइन का बताऊं तो कैसे बोलते हैं, इश बिन, दू बिस्त, ARZS इस्त, या ही शी इट इज, राइट। तो वो जो ARZS होता है ये कैटेगरी का, इसमें ये चीज आता है शी, वह। ठीक है, तो देखिए हमने इस सेंटेंस में टीना यानी कि नाउन को हटाकर कंप्लीटली कितनी खूबसूरती से हमने पर्सनल प्रोनाउंस को वहां पे सेट कर दिया। वह खेल रही है और खेलने के बाद वह ही अपने घर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नाउन पकड़ना है, नाउन का जेंडर देख के उसका एक पर्सनल प्रोनाउन हमको उसको डाल देना है। ऑलराइट, अब हम समझते हैं एग्जाम्पल्स, जर्मन एग्जाम्पल से, और किस तरीके से जर्मन ग्रामर में ये चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, इंग्लिश का एग्जाम्पल आपके अपने पहले इंग्लिश समझने के लिए कि ये होते क्या हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं भागना, पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि हाँ ये होते क्या हैं, और अब जर्मन में इसको कैसे करते हैं वो हम लोग सीख लेते हैं। ऑलराइट, जैसे कि अब मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्रिज है जिसे हम लोग कहते हैं डेयर कूल श्रंक, डेयर कूल श्रंक, डेयर कूल श्रंक, और यू के ऊपर जो है 2 डॉट्स है, कूल श्रंक। हाँ, कूल श्रंक, जो ऐसा श्रंक जो कि कूल कर देता है, यानी कि फ्रिज। डेयर कूल श्रंक, डेयर कूल श्रंक मतलब ये मैस्कुलिन हुआ हमारा, कौन सा नाउन हुआ, देखो आपको फिर से नाउन देखना है, मैस्कुलिन नाउन है हमारा। ठीक है, मैस्कुलिन नाउन है, एक सेंटेंस हमने बनाया, Das ist ein Kühlschrank. Das ist ein Kühlschrank. That's a fridge, या this is a fridge. Das ist, इस हमने यहाँ पे लगाया है, das ist। अब इस आपको पता है, फिर बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी कौन सी फॉर्म है, जाइन की फॉर्म है, राइट। ये हम लोग डे 1 से पढ़ रहे हैं। ओके, फिर मैं आपको उसको बता रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो आप लोगों का। Das ist ein Kühlschrank,
ये हमारा जाइन की फॉर्म है। ओके, जाइन हमारा क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। राइट, जाइन हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है और जाइन हमेशा जो है हमारा एक नॉमिनेटिव केस अपने साथ लाता है। ओके, कौन सा केस लाता है, नॉमिनेटिव केस। तो ये वाला देखिए, नॉमिनेटिव केस अभी आप पढ़ रहे हैं। जब भी आप किसी सेंटेंस में आप देखें कि जाइन का यूज हो रहा है, आपको फटाफट से अपना नॉमिनेटिव केस यूज करना शुरू कर देना है। ठीक है, इसमें आप ये नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ग्रामर ऐसी ही है। ठीक है, जर्मन्स ने ऐसे ही ग्रामर बनाई है और हमको ऐसे ही पढ़नी है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे छोटा बच्चा कैसे सीखता है, उसको पता है, वो इंग्लिश बोलता है, मगर उसको ग्रामर का कोई ज्ञान नहीं होता है ना, वो किसी चीज में बहस नहीं करता। आपको भी इसमें दिमाग नहीं लगाना एकदम से। साइन देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए ये मेरा नॉमिनेटिव केस है। ओके, नो इफ नो बट्स ओनली, जो ग्रामर आपको वो वैसी पढ़नी है। दास इस आइन कूल श्रांक, जहां आपने देखा कि इस आया है तो आपको समझ जाना ओके ये तो जाइन है, जाइन तो नॉमिनेटिव में आता है, तो हमें नॉमिनेटिव चार्ट में सीधा कूद पड़ना है। आप सीधा आ जाओ नॉमिनेटिव चार्ट को, एक्कुजेटिव डाटिव सब छोड़ दो। जाइन देखते ही सीधा आए नॉमिनेटिव में। अब आप अपना क्वेश्चन देखेंगे। ओके, आप मैं दास इस आइन कूल श्रंग। अब आइन कूल श्रंग जो है यहाँ पे हमारा एक मस्कुलिन नाउन है, मस्कुलिन नाउन है। और यहाँ पे इस लगा है, इस कहाँ पे आता है, हमेशा सिंगुलर में आता है। राइट, इस कहाँ पे आता है, हमारा सिंगुलर में आता है। इसकी कॉन्जुगेशन मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए, इश बिन दू बेस, फिर क्या आता है, एयर जी एस इस्त। राइट, इस्त, ये हमारे तीनों के तीनों किस में आते हैं, सिंगुलर। कॉन्जुगेशन है ना जाइन की, याद आया कुछ, हाँ, साइन की कॉन्जुगेशन है सिंगुलर में। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये भी पता चल गया कि ओके ये तो मेरा सिंगुलर में है, तो मुझे प्लूरल तो देखना ही नहीं है, सीधा सिंगुलर में जंप करूंगा। दस इस आइन कूल श्रंग। अब मुझको क्या चाहिए, मुझे सब चीज़ पता है। मुझे पता है कि जाइन के साथ नॉमिनेटिव आता है, तो ये मेरा नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव के चार्ट पे आ जाओ, आप इधर पे आ गए। फिर आपने देख लिया कि ओके ये जो है इस से लगा है, ये मेरा सिंगुलर है, प्लूरल में मुझको जाना नहीं है, तो आप इस वाले डब्बे के इर्द गिर्द आप अपना काम करेंगे। ओके, इस वाले डब्बे में आपको अपना आंसर ढूंढना है। दास इज आइन कूल श्रंक। ओके, अब इसी सेंटेंस को मैं कैसे लिख सकती हूँ, आइन कूल श्रंक को हम लोग लिख सकते हैं डेयर कूल श्रंक। राइट, Der Kühlschrank ist neu. Der Kühlschrank ist neu. जो हमारा फ्रिज है वो कैसा है, नया है। तो नया यहाँ पे क्या है, हमारा एडजेक्टिव, 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 एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये हमारे नाउन की, ये जो हमारा नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है, विशेषण, विशेषण। ओके, ऐसा शब्द जो कि हमारे नाउन को क्वालिफाई करे या हमारे नाउन की विशेषता बताए, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। द कूलश्रंक इज नॉय, द फ्रिज इज न्यू। ये एक तरीके से आपको बताया गया है कि इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक मस्कुलिन नाउन है। द कूलश्रंक इज नॉय। अब जो हमको देखना है वो कि हमें इसे पर्सनल प्रोनाउन से कैसे रिप्लेस करें। बहुत आसान है, आपको यहाँ पे जाके देखना है कि एयर जो है हमारा यहाँ पे, ये हमारा लड़का है। सॉरी, एयर जो है हमारा यहाँ पे लड़का है, इसीलिए अब हम लोग यहाँ पे एयर को, यहाँ पे एक एरो भी देख सकते हैं आप, ये सीधा एयर, तो हमने यहाँ पे लगाया है एयर। इस सेंटेंस, इस नाउन को हमने रिप्लेस कर दिया। मैंने आपको बताया कि जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो रिप्लेस करते हैं नाउन को। एयर इज नॉय, और इंग्लिश में हो जाएगा इट इज न्यू। इट, क्योंकि एस, एयर जो होता है हमारा, अगर देखिए ये कोई आदमी होता तो मैं ही लगाती। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश में ना हम लोग इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को वो नहीं देते कि ये लड़का है कि लड़की है ना, वो सारे इट ही होते हैं, नॉन लिविंग। जैसे मिरर है तो भी इट होगा, अगर एलमीरा है तो भी इट होगा, टेबल है तो इट है। मगर जर्मन में क्या है, अगर वो टेबल है तो वो लड़का है ना, अगर वो लंपो है, लैम्प है, तो वो लड़की हो जाएगी, डी लंप। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ही और इट दोनों लिखते हैं।
ठीक है, डिपेंड करता है आपका सेंटेंस कैसा है। इस सेंटेंस में अभी हम लोग एक फ्रिज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होगा इट इज़ न्यू। मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ कि ये राइट होगा, मैं ऐसे नहीं लिख सकती ही इज़ न्यू। हालांकि जर्मन्स ऐसे ही कहते हैं कि इसका मतलब ये होना चाहिए कि ही इज़ न्यू, बट इंग्लिश में ही इज़ न्यू नहीं बोलते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इट इज़ न्यू, क्योंकि इंग्लिश में तो इसको एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ही हम इसको ट्रीट करेंगे। ओके, तो ये देखा आपने कितनी इजी से हमने das ist ein Kühlschrank को रिप्लेस किया। पहले der Kühlschrank ist neu और उसके बाद लास्ट में हमने इसका एक पर्सनल प्रोनाउन दे दिया एयर इज नॉय, और हमने देखा किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे एग्जाम्पल में है टीना वाइगल, और ये जो है एक लड़की है ना, शी है। सबसे पहले देखते समझ में है कि इसका जेंडर क्या है, शी, जर्मन में हो जाएगा जी। ओके, और अब हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। दास इज टीना, दास इज टीना, यानी कि दैट इज टीना। अगेन यहाँ पे हमने इस यूज किया है। इस है इसका मतलब कि ये जाइन है। जाइन किसके साथ आता है, नॉमिनेटिव के साथ आता है। नॉमिनेटिव का मतलब होता है कि मैं अब नॉमिनेटिव केस में जाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये तो सिंगुलर है ना। जैसे अगर मैं फिर से लिखूं, इश बिन दू बेस्ट ए जी एस यहाँ पे। ओके, इस, तो ये मेरा सिंगुलर में है। ओके, मगर इस समय इस वाले एग्जाम्पल में क्योंकि टीना एक लड़की है, इसलिए हम किस में जाएंगे, एक शी में जाएंगे, राइट, जी में जाएंगे। ओके, दैट इज टीना, टीना दैट इज टीना, टीना इज ग्लूक्लिश, टीना इज ग्लूक्लिश। ग्लूक्लिश का मतलब क्या होता है, हैप्पी। टीना खुश है, टीना इज हैप्पी। ओके, ग्लूक्लिश अगेन यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, और ये नाउन की विशेषता बता रहा है कि टीना कैसी है, नाउन। ओके, जिसको नोमन भी कह सकते हैं जर्मन में, या नाउन। तो ये टीना की विशेषता बता रहा है कि टीना की कैसी है, टीना इज ग्लूक्लिश, टीना अभी जो है खुश है। ओके, अब टीना को अगर मुझे रिप्लेस करना है, फिर से ये वर्ड आप यूज करेंगे, रिप्लेस, या यू हैव टू रिप्लेस द नाउन विथ अ पर्सनल प्रोनाउन। सो टीना की जगह अब हमारा आ जाएगा जी इज ग्लूक्लिश, इस वाले चैम्बर में जाएगी जी इज ग्लूक्लिश। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा जी इज ग्लूक्लिश, शी इज हैप्पी, वह खुश है, वह, राइट, वह खुश है। ओके, इससे पहले एग्जाम्पल में जो हमने देखा था, हाँ, एयर इज न्यू, वह नया है। हाँ, इसे भी इसको बोल सकते हैं कि वह नया है। ओके, वह नया है। तो हमने देखा कि हमने किस तरीके से नाउन्स को रिप्लेस करके उनकी जगह पर पर्सनल प्रोनाउंस हमने फिट कर दिया। तो ये था हमारा नॉमिनेटिव केस में पर्सनल प्रोनाउंस कैसे होते हैं। ओके, ये बहुत ही आसान है। ओके, तो आपको ये पहले तो ये चार्ट याद करना है बाय हार्ट, और दूसरा अगर आप इसमें नीचे जाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास है वियर जी, जी इनफॉर्मल है, ये वाला जी जो है इनफॉर्मल है, और ये जो जी है ये हमारा फॉर्मल है। ओके, तो ये था आपकी ही बुक से ग्रामेटिक का एक पार्ट। अभी हमने देखा नॉमिनेटिव केस में किस तरह से जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। अब इस वाले स्लाइड में आप देखेंगे कि डाटिव केस में हम लोग पूरे अभी जो हमने पिछले वीडियोस देखे हैं उसमें हमने कई बार ये क्वेश्चन देखा है, वी गेस डियर, यस, वी गेस डियर, और इसका जवाब हमको मिलता है मियर गेट एस गुड, ये हमारा जवाब मिलता है, और ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वी गेस डियर, तो बार बार ही हम लोग ये डियर देख रहे हैं और साथ में ये मियर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी जो है हमारे पर्सनल प्रोनाउंस ही हैं। ओके, और ये हमारा डाटिव केस में हम लोग देख सकते हैं मियर एंड डियर। ये स्नैप जो है ये आपका पहला वाला जो स्लाइड था उसी से मैंने डाटिव केस इधर लिखा है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि ये मियर और डियर आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको डाटिव में बाकी इन सब चीज़ों में जैसे ये हैं, इनमें डिटेल में नहीं जाना, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, फॉर द टाइम बिंग
यू कैन लीव इट। ओके, तो आपको अभी सिर्फ ये समझना है कि ये मियर और दियर ये आ जो रहा है ये कहाँ से आ रहा है। तो ये बेसिकली आपका डाटिव केस से आ रहा है। ओके, ये अगर मैं स्किप भी कर देती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आपको अभी सिर्फ ये क्वेश्चंस फ्रेम करना सीखना है। बट मुझे लगा क्योंकि हम पर्सनल प्रोनाउंस के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अभी नॉमिनेटिव सीख रहे हैं, तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि मियर और डियर जो है वो डाटिव केस में आता है। ओके, फॉर योर नॉलेज पर्पस। आप इसके अंदर डिटेल में नहीं भी जाना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने क्वेश्चन फ्रेम करना और आंसर आप अपना सीख लीजिए। इसमें आपकी पूरी बुक में दो ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, वी गेट एस डियर ये वाला और वी गेट ईनन। ओके, इसको बहुत इलेबोरेट करके अगर आप समझे तो आपको ये अच्छे समझ में आएगा कि दोनों कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। ओके, तो इसका मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। वी गेट्स डियर, वी गेट्स डियर आता है आपका यहाँ से। ओके, वी गेट एस डियर ये आपका इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है ना। जैसे हम बोलते हैं तुम कैसे हो, ठीक है, या फिर तू। ये तो सुनने में बहुत ही बुरा लगता है, तू कैसा है, मगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ तो ऐसे बोल ही सकते हैं ना, तुम कैसे हो, तू कैसा है। वी गेट्स डियर, तो ये यहाँ से बनता है। ओके, वी गेट्स डियर। ये तीन तरह के क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हैं। वी गेट्स डियर, जैसे मैंने बताया एस को यहाँ पे आप इसके साथ ही बोलें गेट्स, या फिर आप बोल सकते हैं वी गेट एस डियर। वी गेट एस, एस को अलग हटा के बोलें, ये दूसरा आप तरीका बोल सकते हैं। तीसरा आप सीधा बोल सकते हैं वी गेट्स, वी गेट्स डियर लगाने की जरूरत ही नहीं है, वी गेट्स ये भी चलता है। ओके, सबका मतलब एक ही आएगा, ये सारे मतलब मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। हाउ इट्स डूइंग, हाउ इट्स गोइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा क्या हाल चाल है। ओके, तो ये हम लोग तुम करके ऐसे बोलते हैं। तो ये हमारा सारा का सारा आता है इनफॉर्मल में डियर से। ओके, डियर। अब दूसरा जो है वो है हमारा फॉर्मल। ओके, फॉर्मल क्या होता है ये मैंने कई बारी बताया है, आज मैं आपको फिर एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर्मल का मतलब होता है एक पोलाइट फॉर्म, एक पोलाइट वर्जन, अ वे टू शो रिस्पेक्ट, एक तरीका है जिससे आप अपने सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं। टॉकिंग टू ओल्डर पर्सन, अगर आप बुजुर्गों से बात कर रहे हैं या स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके टीचर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी टीचर से भी वी गेट्स इन एन करके ही बात कीजिएगा। ओके, फॉर्मल हो गया हमारा पोलाइट फॉर्म, बहुत ही तमीज इसमें दिखती है जब आप सामने वाले से ये सुनते वी गेट्स इन एन। और हिंदी में कैसे सुनाई देगा वी गेट्स इन एन, आप कैसे हैं। जब आप अपने टीचर को बोलेंगे तो ऐसे सुनाई देगा उनको, आप कैसे हैं, वी गेट एस इन एन। ओके, आपका क्या हालचाल है। इंग्लिश में देखिए सेम ही रहता है, हाउ इट्स गोइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू। इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हमारी अपने कल्चर में भी हम लोग तुम और आप का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ओके, इसी तरीके से जर्मन भी वो चीज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ नया नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हमारी लैंग्वेज में भी वो चीज़ मौजूद है, आप वो अच्छे से फील कर पाते हैं कि तू बोलने में क्या फ़र्क पड़ता है और आप बोलने में क्या फ़र्क पड़ता है। राइट, आप समझ रहे होंगे कि मैं ये डिफरेंस कितना अच्छा लग रहा है समझने में, कि क्योंकि हमारी हमारी लैंग्वेज में भी ये अवेलेबल है। राइट, वी गेट्स एस ईनन या फिर वी गेट्स ईनन, इसी तरीके से हम लोग एस को जो है यहाँ पे अलग कर सकते हैं या फिर इसके साथ बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों चलता है। तो ये जो ईनन है वो आता है हमारा ये फॉर्मल वाला। यहाँ देखिए ऑलरेडी आई जो है यहाँ पे कैप्स लिखा हुआ है, तो आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वी गेट एस इन। ऑल राइट, तो ये थे हमारे दो तरीके का। सबसे पहला है, एक हमारा है इनफॉर्मल और एक है हमारा फॉर्मल। और हम जवाब जब देते हैं तो हम लोग यूज करते हैं मियर। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मियर, तो ये जो मियर है टू मी, इसका मतलब होता है इंग्लिश में टू मी। यहाँ पे हम लोग आंसर आंसर में कैसे देते हैं, ये क्वेश्चंस हो गए और ये हमारा आंसर है, Mir geht es gut, danke. Mir geht es gut, danke. I am fine, thank you. मैं ठीक हूँ। मियर मतलब हो गया मैं, माँ से देखिए मियर और माँ से हो गया मैं ठीक हूँ। मियर डियर। ओके, मेरा। तुम कैसे हो, मैं अच्छा हूँ। तुम कैसे हो, मैं अच्छा हूँ। मियर गेट एस गुड। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं या पर्सनल प्रोनाउंस है ये आपके डाटिव केस से उठकर आ रहे हैं।
ओके, ये हमारे डाटिव केस से आते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है जर्मन कोलोकियल फॉर्म्स। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है कि ये डाटिव केस से हैं। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं भी जाएं तो भी आप इन वर्ड्स, इन सेंटेंसेस से अपना काम चला सकते हैं। कोलोकियल फॉर्म्स बेसिकली उनको कहा जाता है जो कि डेली हमारी बोलचाल की भाषा में आते हैं। जैसे आप जब भी किसी से मिलेंगे तो आप सबसे पहले ये बोलेंगे वी गेट्स, और कैसे हो, वी गेट्स, है ना। तो ये सबसे पहली चीज़ आती है जो आप किसी से पूछते हैं। हिंदी में भी आप सबसे पहले किसी से मिलते हैं और कैसे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है ना। तो ये हमारी कोलोकियल फॉर्म से आते हैं। मगर अगर आपको इसका पता भी है कि डियर और मियर कहाँ से आ रहे हैं तो ये आपके लिए हमेशा एक प्लस रहेगा।